हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेल यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टैटिक्स का यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड। पार्ट वन मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने डिफरेंट प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपको कराई थी, जैसे कंडीशनल, बेस थ्योरम एक्सेट्रा। बट आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका फर्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ना कुछ बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं बताऊंगी, कुछ डेफिनेशंस नहीं बताऊंगी, तो आपको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले समझो कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है ना, उसके अंदर रैंडम वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू रैंडम एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है। अगर सिंपल शब्दों में कहो तो हम ये कह सकते हैं, इट इज़ अ नंबर असाइन टू द रिजल्ट ऑफ रैंडम इवेंट। जैसे कि हमने एक बार सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पे मान लो x एक रैंडम वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हेड को। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक बार सिक्का उछालने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आया तो x की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, 1/2, है ना। यही तो हो सकती है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो इट्स लाइक कि कौन कौन सी वैल्यू एक रैंडम वेरिएबल ले सकता है डिपेंड ऑन अ रैंडम इवेंट। x की वैल्यू हमारी 0, 1 और 2, ये सब हो सकती है। अगर सिंपल शब्दों में कहो, इट इज़ अ नंबर असाइन टू द रिजल्ट ऑफ रैंडम इवेंट। मतलब अगर कोई भी रैंडम इवेंट हो रहा है और कोई भी एक वेरिएबल उस रैंडम इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे हम कौन कौन सी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने कॉइन को टॉस किया, एक सिक्का उछाला गया, और x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टाइम हेड अपीयर, कितनी बार हेड आया है। तो अगर एक बार सिक्का उछालने पे क्या हो सकता है कि एक भी बार हेड ना आए, और हो सकता है कि एक बार हेड आए। तो x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 0 एंड 1। और ये क्या है, ये रैंडम वेरिएबल है x, और इसकी जो वैल्यू है वो रैंडम इवेंट पे डिपेंड कर रही है। अभी जो रैंडम वेरिएबल होता है ना, वो दो तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल काउंटेबल वैल्यू लेता है, जैसे नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेकिन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है इंटरवल के बीच में, जैसे हाइट, वेट और टाइम। अब इतना समझने के बाद अब हम डायरेक्टली आपको समझाते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल ये एज्यूम करता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमेशा ये चीज़ एज्यूम करता है कि उसकी जितनी भी वैल्यू हैं उनके पास कोई सर्टेन प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि मान लो एक बार सिक्का उछाला गया, एक बार नहीं 3 बार सिक्का उछाला गया, ठीक है। और यहाँ पे x एक रैंडम वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड, कितनी बार हेड आया गया। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक भी बार हेड नहीं आया, एक बार हेड आया, 2 बार हेड आया और 3 बार हेड आया। अब अगर इसमें मैं कहूँ कि 2 वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब 2 बार हेड आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। इसी तरीके से अगर 3 आने की, 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो कितनी होगी, 1/8। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकती, कुछ इस तरीके से ये लिखा जा सकता है। x क्या, x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 0, 1, 2, 3, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये। और ये जो चीज़ बनी है ना, इसी को कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जब अपनी प्रोबेबिलिटी का एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, एक चार्ट बनाता है, उसी को कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम चलते हैं डायरेक्टली टाइप ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज बाइनोमियल एंड पॉइसनस डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना डिस्क्रीट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का ही, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही टाइप है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किया जाता है, और जितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है ना, उसे कहते हैं ट्रायल। अब आप जब क्वेश्चन करोगे ना, तब आप उसको पूरी तरीके से समझ पाओगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, पता नहीं क्या ये रैंडम वेरिएबल बता दिया, क्या ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जब हम क्वेश्चन पे शिफ्ट करेंगे ना, तुम्हें ये बड़ा आसान लगेगा, सब कुछ बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। अभी बस शांति के साथ कम से कम 5 मिनट तक जो मैं बता रही हूँ, बस उसे ध्यान से सुन लो। देखो, ये जो अजम्पशंस मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये जो मॉडल है वो कुछ स्पेसिफिक अजम्पशंस पे डिपेंड करता है। ये वो अजम्पशन है, और ये अजम्पशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आपको यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, आपको खुद अपना सेंस लगा के बताना है और क्वेश्चन करना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ बनाना है। देखो,
यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल हैं वो फाइनाइट होता है, स्मॉल होता है, ऐसा नहीं होता बहुत सारे ट्रायल हो, आप गिन सकते हो इतने नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं। देर आर ओनली 2 पॉसिबल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम, सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम होते हैं किसी भी इवेंट के। इसके केस में जैसे कि एक बार सिक्का उछाला तो क्या ही पॉसिबल आउटकम होंगे, या तो हेड या टेल, मतलब 2 ही हैं, ठीक है, और उन्हें कहा जाएगा सक्सेस या फेलियर। जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो कांस्टेंट रहेगी ट्रायल टू ट्रायल। मान लो मैंने सिक्का उछालने पे ये बोला कि हेड आएगा तो इज इक्वल टू सक्सेस, टेल आएगा तो इज इक्वल टू फेलियर, ठीक है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब मैं 6 बार सिक्का उछालूं कि 7 बार सिक्का उछालूं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना। ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, ट्रायल इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, दैट इज आउटकम ऑफ एनी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटकम ऑफ अनदर ट्रायल, मतलब एक ट्रायल का जो आउटकम है वो दूसरे ट्रायल को अफेक्ट नहीं करेगा। ये 4 एजम्पशन बड़े ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन आपको जब मैं कराऊंगी आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया है, लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन का फॉर्मूला बता देती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको ना बस ये वाला फॉर्मूला बहुत ध्यान से रखना है, बिल्कुल याद रखना है, और ये वाला फॉर्मूला ना बहुत आसान भी है, और आपके सारे क्वेश्चन जितने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं वो सिंगल इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे जो n है उसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, जितने नंबर ऑफ ट्रायल हुए हैं दैट इज n। r का मतलब है सक्सेस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड। p का मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब ये बात आपको समझ आ गई, बस इतनी चीज याद रखो, दिस इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, दिस इज नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, बस इतना याद रखो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को बस चुटकियों में सॉल्व करते हैं। देखो, a coin is tossed 5 times, what is the probability of getting at least 3 head? यहाँ पे बोला है कि एक सिक्के को 5 बार उछाला गया है, प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड। नाउ इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा P क्या होगा, P मैंने अभी बताया P रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हमें सक्सेस कब मिलेगी, जब हमारा हेड आए, तो P इस क्वेश्चन में क्या डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, लेट P डिनोट्स, P हमारा डिनोट कर रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की। अब तुम खुद बताओ, एक बार सिक्का मैंने उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, इतनी तो है ना 1/2, मतलब हमारा जो P की वैल्यू है दैट इज 1/2। Q क्या है, Q इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इस केस में फेलियर क्या है कि टेल आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा वो भी 1/2, तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, कितनी बार हमने सिक्का उछाला, तो हमने सिक्का 5 बार उछाला, तो हमारा जो n है दैट इज 5, ठीक है। हमें ऑलमोस्ट सारी ही वैल्यू मिल चुकी हैं, बस एक इंपॉर्टेंट वैल्यू रह गई है दैट इज r। r का मतलब क्या है, कितनी बार हमें सक्सेस का चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है इज ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, मतलब 3 बार हेड आ जाए, तो हेड कितनी बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है। एटलीस्ट 3 हेड का मतलब क्या है कि 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, तो मतलब हमें 3, 4 और 5 तीनों को लेना है, तीनों चीज़ेस को लेना है, ठीक है। तो अब देखो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा, P x इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 5CR, ठीक है, N CR था तो 5CR हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे R आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज 5 माइनस R। अब ये R क्या होगा, तो R की वैल्यू हम क्या क्या लेंगे, R की वैल्यू हम लेंगे 3, 4 और 5, और अलग अलग R की वैल्यू को लेके हमें इन्हें सॉल्व करना होगा। पहले हम 3 लेंगे R की वैल्यू, तो हमारे पूरे फॉर्मूले में हम 3 डाल देंगे, यहाँ पे पूरे में हम डालेंगे 3, 1/2 2, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे प्लस, क्योंकि हमें एटलीस्ट 3 की चाहिए, तो अब हम फॉर्मूले में डालेंगे 4, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा 1/2 4 1/2, ठीक है। अब हम डालेंगे 5 फॉर्मूले में पूरे में, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा 1/2 5, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू जाएगी 0, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा। अब इस पूरे को हमें करना है सॉल्व, इस पूरे को,
अपना कैलकुलेटर उठाओ और सॉल्यूशन शुरू करो। तो देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको करके ही बता देती हूँ। देखो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो जितनी भी पावर हैं वो सारी ऐड होके 5 ही आ रही हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5 और ब्रैकेट में 1/2 की पावर 5। ठीक है, यही तो आ रहा है ना, हर बार हम करके इसके मल्टीप्लाई में हम ये लिख सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के टाइम पे समझाया था। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड इंटू 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना भी मैंने बताया था, बट मैं यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ। 4 3 2 and 1 3 2 and 1 एंड दिस इज 2 and 1। अब यहाँ पे 3 2 and 1 यहाँ से कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 10। इसी तरीके से आप 5c4 को और 5c5 को सॉल्व करो। ठीक है, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, देखते हैं क्या क्या आंसर आएगा। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 जो अभी हमने कैलकुलेट किया प्लस 5 प्लस 1, और ये हमारी जो वैल्यू है ये पूरी कैलकुलेट होके कितनी आ रही है, दैट इज 1/32। आई होप आप सबकी भी यही आ रही है। सो इट्स 16 1/32। जब आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1/2। इस तरीके से आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है, उसका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा क्यों मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, स्टार्टिंग में फैक्टोरियल भी पढ़ाया था, वो इसीलिए पढ़ाया था। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है जाके फिर से पहला पार्ट देखो, पहले पार्ट के स्टार्टिंग में ही मैंने पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं सब कुछ समझाया है। सो यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर से सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट एंटरिंग द कॉलेज विल ग्रेजुएट इज 0.4। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट, इसके कई सारे पार्ट दे रखे हैं, नन विल ग्रेजुएट, ऑल विल ग्रेजुएट, वन विल ग्रेजुएट, एटलीस्ट वन एंड ऑल ग्रेजुएट एक्सेट्रा। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में आया है तो वो ग्रेजुएट होके निकलेगा, दैट इज 0.4। और फिर हमसे पूछा है कि अगर 5 स्टूडेंट कॉलेज में आए हैं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट नहीं होगा, उनमें से एक ग्रेजुएट होगा, एटलीस्ट एक होगा। इसका मतलब क्या है, एक तो हो, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड विल ऑल ग्रेजुएट, कि सारे ही ग्रेजुएट होंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला काम है वो ये है कि हमें P पता करना है। व्हाट इज P? P इज सक्सेस। कि सक्सेस क्या है, तो सक्सेस क्या है कि जो भी स्टूडेंट आ रहा है वो ग्रेजुएट हो रहा है, दैट इज सक्सेस। तो हमारी P की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे P क्या हो जाएगा हमारा 0.4। क्यों? क्योंकि P डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को। आई होप आपको इतना समझ आया। अब Q की वैल्यू क्या आएगी, देखो Q क्या होता है, Q होता है 1 माइनस P, मतलब P डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को और Q डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को। अब अगर P की वैल्यू 0.4 है तो P की वैल्यू 0.4 है तो Q की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0.6। अब हमारे पास P और Q तो आ गया है, N हमें चाहिए। N क्या होगा इसके अंदर, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं हमें, 5, तो N क्या होगा हमारा 5। तो हमारी सारी वैल्यू आ चुकी हैं, अब सिर्फ R की वैल्यू रह गई। तो R की वैल्यू हम पार्ट वाइज डिटरमाइन करेंगे। अब हमने ले लिया है कि लेट X डिनोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बीइंग ग्रेजुएट। इसका मतलब क्या है कि X जो है वो सक्सेस को डिनोट कर रहा है। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि एक ही फॉर्मूला है, उससे बाइनोमियल के सारे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हम वही वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल रहे हैं। NCR था, N की वैल्यू हमारे पास 5 है, R की वैल्यू नहीं है तो R ही लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, P की वैल्यू क्या है 0.4। ठीक है, और उसके ऊपर टू द पावर R हमें नहीं पता है तो हमने यही लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 0.6 एंड 5 माइनस R। ठीक है, अब R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो R की वैल्यू 0 से 5 तक हो सकती है क्योंकि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 5, तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ना हम अपने पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं।
हमारे पास पहला पार्ट क्या था क्वेश्चन में कि नन, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 में से जो ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं वो नन है, मतलब कोई भी ग्रेजुएट होके नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आर की वैल्यू है इस पार्ट के अंदर, कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, पार्ट 1 के अंदर हमारी आर की वैल्यू है 0। अब अगर इस फॉर्मूले में मैं आर की जगह पे 0 रखूं तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, 5c0, 0.4 टू द पावर 0 एंड 0.6 टू द पावर 5। तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो भी 1 हो जाता है ना। तो आगे के दो टर्म्स की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, 1 इंटू 1, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.07776। आई होप आप सभी का आंसर यही आ रहा है। सो हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 कह रहा है कि जितने स्टूडेंट एंटर करे हैं, मतलब 5 में से जो एक स्टूडेंट है सिर्फ वो ग्रेजुएट होके निकला है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमारी आर की वैल्यू हो जाएगी 1। अब जब r इज इक्वल टू 1 हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा, 5c1, 0.4 टू द पावर 1, 0.6 टू द पावर 4। अब 5c1 को कैसे सॉल्व करते हैं, आई होप आप सब ने जाके पहला पार्ट देख लिया है जिसमें मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व होता है वो सिखाया था। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 5, दिस इज 0.4, और ये वाली वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कुछ अतरंगी सी वैल्यू आएगी। फटाफट कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से। जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो आएगा 0.2592। आई होप आप सभी का जो फाइनल आंसर है वो यही आ रहा है। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है आर की, और फॉर्मूले में रख के आंसर एकदम फटाफट। अब मूविंग टू द थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट थोड़ा समझने वाला है। यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 1, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 और 5 हो, है ना। अब अगर मैं एक एक करके पहले 1 की निकालू, आर की वैल्यू 1 डाल के, फिर 2 की निकालू, 3 की निकालू एंड सो ऑन, तो बहुत ही लंबा पड़ेगा क्वेश्चन। लेकिन इसकी जगह पे हम शॉर्टकट अपना सकते हैं। क्या, अगर मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? ऑफ कोर्स आ जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 1 होना चाहिए, मतलब 0 ना हो। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बस 0 ना हो। और एटलीस्ट नन, मतलब नन की प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाल भी रखी है पहले पार्ट में, तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, बस जो नन वाली प्रोबेबिलिटी थी उस 1 में से उसको माइनस कर देना है। तो हमारे थर्ड पार्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1 माइनस 0.07776। ये वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिटरमाइन करी थी। अब कैलकुलेटर उठाओ, जादू दिखाओ और फटाफट आंसर निकालो। तो आंसर आएगा 0.92224। आई होप आप सभी का यही आंसर आ रहा है। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4, दैट ऑल विल ग्रेजुएट, मतलब सभी ग्रेजुएट हो गए हैं, सबके सब ग्रेजुएट हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि आर की वैल्यू हमारी है 5। अब ये आर की वैल्यू 5 क्वेश्चन में रखते हैं और सॉल्व। तो जब हम फॉर्मूले में आर की वैल्यू रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 0.4 टू द पावर 5 और 0.6 टू द पावर 0। ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। 5c5 आप निकालोगे तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 0.4 टू द पावर 5 इंटू 1। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01024। आई होप आप सभी का आंसर यही आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से हमने चारों पार्ट इस क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए हैं। बहुत ही सिंपल था, और ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है रिपीटेटिवली। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आएंगे। अब चलते हैं आगे, कुछ और चीज़ें हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी पढ़नी है। सो यहाँ पे मैंने एक पूरी टेबल आपको दिख रही होगी, मैंने ली है। ये है कांस्टेंट ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसमें भले ही बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। ये फॉर्मूले आपको अगर याद नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन आप आगे नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत सारे फॉर्मूले, सारे तो याद नहीं हो सकते, ठीक है। तो मीन याद कर लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट और सेकेंड मोमेंट, एटलीस्ट इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने ही हैं, और आप देख सकते हो कितने आसान है। मीन इज इक्वल्स टू एनपी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू एनपी क्यू का स्क्वायर रूट, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं। अब एक बार मैंने आपको ये फॉर्मूले दिखा दिए हैं, अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे कि किस तरीके से इनके फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले हैं वो क्वेश्चन में यूज होते हैं और हमें किस तरीके से इनका यूज करना है क्वेश्चन में।
सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड वेरिएंस इज 12 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एन एंड पी। देखो हमें एन और पी जो है वो फाइंड करना है। हमें मीन दे रखा है और हमें वेरिएंस दे रखा है। अगर आपने अभी फॉर्मूला ध्यान से देखा होगा तो मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, एन इंटू पी इज इक्वल्स टू मीन, वो हमें 12 दे रखा है। और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है बताओ, फॉर्मूला देखा था ध्यान से, वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू, वो हमें 4 दे रखा है और हमसे पूछा है कि एन क्या है और पी क्या है। तो अब बहुत ही सिंपल है। देखो अगर तुम्हें ये चीज़ पता है ना कि मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा, एन पी इज इक्वल्स टू 12 दे रखा है, एन पी और क्यू हमें 4 दे रखा है, यही तो दे रखा है ना। तो क्या मैं इस एन पी की जगह ये 12 डाल सकती हूँ, डाल सकती हूँ ना। तो मैं लिख सकती हूँ 12 क्यू इज इक्वल्स टू 4, क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/3, यही तो आएगी ना। अब हमें पता है कि P क्या होता है, 1/1 माइनस क्यू होता है, यही तो होता है ना। या फिर ये लिख लो Q क्या होता है, 1 माइनस पी होता है, बात तो सेम ही है। अब हमारे पास ऑलरेडी Q की वैल्यू है और हमें निकालनी क्या है, P की वैल्यू। हमें फॉर्मूला भी पता है, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो P क्या होगा, 1 माइनस 1/3, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3। आई होप आपको इतना समझ आया। हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है n की। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है n इंटू पी इज इक्वल्स टू 12 है, p की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में डाल दें, आंसर आ जाएगा, n इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, ये यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा 18। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। p की वैल्यू क्या आई थी, 2/3, तो ये आपको ऐसे सॉल्व करके आना है। अब अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। इसके आगे भी एक टॉपिक आने वाला है, उसमें भी आपको सेम इसी तरीके के ये जो फॉर्मूले हैं ना उनका यूज होगा, जैसे अभी मैंने किया ना वैसे ही। तो आगे चलते हैं और थोड़ा और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये टॉपिक ना मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ क्वेश्चन की हेल्प से ही समझाऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत ही एक्सप्लेन करूं। जब आप क्वेश्चन करोगे ना मेरे साथ, आपको पूरा का पूरा खुद ही समझ आ जाएगा। लेकिन बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इसमें आप क्या करते हो, हम पहले ये चेक करते हैं कि क्या डेटा जो है वो बिहेव कर रहा है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की तरह, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग अ बाइनोमियल फॉर्मूला। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है कि उसके बाद हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। अब मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे ले चलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे क्या है, फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फॉलोइंग डेटा। हमें पूरा डेटा दे दिया है, x दे दिया है, f दे दिया है। अब देखो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए, क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, NCR p टू द पावर r और q टू द पावर n माइनस r, यही था। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो हमें क्या चाहिए, p चाहिए और q भी चाहिए। बट क्या तुम्हें इसमें कहीं भी p और q दिख रहा है, नहीं दिख रहा। लेकिन हमने एक फॉर्मूला याद किया था, क्या, हमने मीन का फॉर्मूला याद किया था। मीन का फॉर्मूला क्या था, आई होप अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। मीन का फॉर्मूला था NP, है ना, यही तो था। लेकिन मैम मीन कैसे आएगा, अब भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था ना आप सबको, मीन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला था ना, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, ये था ना। और क्या हम इस डेटा से ये वाली वैल्यूज निकाल के मीन निकाल सकते हैं, हाँ मैम निकाल सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो अब मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करनी होगी और फिर उसको पूरा ऐड करना होगा। मतलब 0 इंटू 28 प्लस 1 इंटू 62 प्लस 2 इंटू 46 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 4, और इसे डिवाइड कर देना होगा फ्रीक्वेंसी के पूरे सम से। तो आप इन सारी वैल्यू को जब ऐड करोगे आपके पास आएगा 150। अब जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो मीन आएगा दैट विल बी 4/3। हमारे पास मीन आ गया है, ठीक है। लेकिन क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। अब हमें पता है कि मीन की वैल्यू होती है n इंटू पी, जो कि हमारे पास आया है 4/3, और n तो हमारे पास है, क्या n क्या है, 4 है ना। आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ पे
1 2 3 4। अब n क्या है क्वेश्चन में? 4। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यू तो है 4, बस p की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास p आ जाएगा 1/3। अब जब p आ गया तो q निकालना कौन सी बड़ी बात है? 1 माइनस p कर देंगे, हमारा q आ जाएगा। तो जब हम q की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब हमारे पास n है, p है, q है, r नहीं है, ठीक है। r हम कैसे निकालेंगे? r हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे तो हम ले लेंगे, ठीक है। बट एक चीज आपको ध्यान में रखने वाली है। देखो, जब हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखा था तो वो कुछ इस तरीके से दिखता था, लेकिन जब हम एक्सपेक्टेड बायनोमियल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हमें इस पूरे फॉर्मूले के मल्टीप्लाई में कैपिटल N लेना होता है। अब मैम ये कैपिटल N क्या है? कैपिटल N इज इक्वल टू समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इस क्वेश्चन में देखो तो हमारी कैपिटल N की वैल्यू है 150। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। बस अब हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सो हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। फिटिंग ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा, जब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हमें 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में हम x की वैल्यू लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हमारी कैलकुलेशन होगी, और तीसरे कॉलम में हम एक्सपेक्टेड बायनोमियल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो देखो, हमारी पहली वैल्यू है 0। अब इसके लिए हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूले में 0 रखना है r की जगह और आंसर निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें, ठीक है। 1/2 to the power 0, 2/3 to the power 4। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 16/81, ठीक है। 16/81 को जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल मतलब डेसिमल फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.1975। आई होप आप सबने इतनी कैलकुलेशन कर ली है। नहीं करी है तो पहले वीडियो पॉज करो, ये कैलकुलेशन करो। और आई डोंट थिंक सो कि इस कैलकुलेशन को करने में आपको कोई भी दिक्कत आएगी। सारी चीज़ें पहले करा ली है मैंने, आपको बता दी है, ठीक है। अब क्या करना है? एक्सपेक्टेड बायनोमियल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको इस पूरे की मल्टीप्लाई करनी है n से, कैपिटल N से। और इस क्वेश्चन में कैपिटल N क्या है हमारा? 150। तो जब आप इस वैल्यू की मल्टीप्लाई 150 से करोगे तो आपके पास आएगा 29.63, ठीक है। और ये अप्रॉक्स आपका हो जाएगा 30 के, ठीक है। तो आप 30 भी लिख के आ सकते हो आंसर में, या फिर ये भी लिख के आ सकते हो, बट कोशिश करना कि आप राउंड फिगर में ही लिख के आओ। तो 30 इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू। आई होप आपको इतना समझ आया। अब इसी तरीके से हम r की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। सो मैंने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन कर ली है। कैलकुलेशन करने के बाद कुछ ऐसी वैल्यूज़ आपको दिखाई देंगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। एंड वीडियो पॉज करके अपनी कैलकुलेशन के साथ ये वैल्यू सारी मैच कर लो। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है तो आप टेलीग्राम पे जाके बता सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इसकी अगले पार्ट में मैं आपको कराने वाली हूँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ 2 ही टॉपिक इस यूनिट के आपके बचे हैं जो कि मैं अगले पार्ट में आपको करा दूंगी। सो थैंक यू।